So, hi everyone. Welcome to Indo-European. My name is Ritik. I'm the country specialist for Germany, Europe. So, today we are shooting a new podcast with Mr. Dibendra Singh Bawa sir over the requirements for bachelors in Germany. Yeah. Hi sir. Very good morning. Good morning, Ji. And welcome to our new podcast, German series. So, we are beginning with this new podcast today with you, definitely. We'll be starting off with the bachelors initially and we'll be moving towards the master's degree programs as well. सो आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट होने वाला है इसमें हम मेजरली बैचलर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. ठीक है. सो जो हमने मार्केट ऑब्जर्वेशन करी है उसमें पता चला है कि बच्चों में बैचलर्स को लेके बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन क्रिएशन हो चुका है. बिकॉज आज मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में डिमांड इतना बढ़ चुका है स्टडीज़ को लेके. सो हर बच्चा यूरोप एंटर करना चाह रहा है एंड वी टॉक अबाउट द बिग इकोनॉमीज, जर्मनी इज़ वन ऑफ देम. सो इसलिए हर बच्चा चाहता है कि वो जर्मनी टारगेट करे बिकॉज ऑफ द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबिलिटी देयर. बट बच्चा जो है वो चाह रहा है कि एट द एज ऑफ 17-18 व्हेन ही और शी इज लाइक ग्रेजुएटिंग फ्रॉम स्कूल, वो चाह रहा है कि मैं तभी जर्मनी चला जाऊँ. बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है. सो क्या आप पे कुछ हाईलाइट डाल सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर बच्चा इशू फेस कर रहा है? सो ऋत्विक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि अगर हम बैचलर की जर्मनी की बात करते हैं, सो इन माई लास्ट 21 ईयर्स ऑफ करियर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमने जो जर्मनी प्लेस करे हैं. सो आई थिंक आज हम अगर बात कर ही रहे हैं तो बैचलर्स की पहले एक थोड़ी सी डीप डाइव हमें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, और उसके बाद ही हम बेसिकली उसको आगे एक्सप्लोर कर पाएंगे. अगर हम बात करते हैं जर्मनी जाने के लिए बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए, तो मिनिमम हम सबको पता है कि जर्मनी के अंदर या तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. दो जगह पे इसे क्लासिफाई करते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर बेसिकली चाहे आप जाओ चाहे पब्लिक में जाओ, आपको अगर पब्लिक में जाना है तो आपको 13 ईयर ऑफ एजुकेशन तो चाहिए है. इंडिया में आपने क्लास 12 कर ली तो 12 साल हो गए, 1 साल अभी हुआ नहीं है. उसको आप कहते हो जी हम जर्मनी जाते हैं, हम वहां जाके फाउंडेशन ईयर कर लेंगे. कोई कहता है जी स्टूडेंट कोलिजियम कर लेंगे, कोई कहता है लैंग्वेज कर लेंगे. बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं चीज़ों के अंदर. तो हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव ये है, सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि भाई कैसे कैसे जा सकते हो. आई थिंक यही आपका ऑडियंस चाहते भी है. राइट, बिल्कुल. 12th क्लास का मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे अब जर्मनी जाना है. तो पहली ऑप्शन तो ये है कि मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पकड़ूँ. प्राइवेट थोड़ा छोटा है इसलिए मैं पहले कर रहा हूँ, और मैं इसमें अप्लाई करूँ और अप्लाई करके अपना एडमिशन कराऊँ. जैसे 12th के बाद बैचलर में जाना है मुझे, फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराऊँ और मैं चले जाऊँ, और एडमिशन मिल जाएगा, मुझे वीज़ा मिल जाएगा. अब बेसिकली कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि भाई हम डायरेक्टली एडमिशन देंगे आपको अपनी बैचलर में. कुछ कहती हैं कि अगर आपके इतने % मार्क्स होंगे तो हम बैचलर में डायरेक्टली दे देंगे, अगर कम है तो हम आपको फाउंडेशन देंगे. राइट. कुछ कहती हैं हम आपको जर्मन रूल के हिसाब से फाउंडेशन ही देंगे पहले, क्योंकि आप 12th पास हो, 13 ईयर चाहिए. तो 3 तरह की प्राइवेट भी बन गई हमारी. राइट. तो अगर बच्चा कहता है सर मैं तो बेसिकली मेरे मार्क्स से 52% मार्क्स है, 53% मार्क्स हैं, तो वो तो हम पब्लिक में बात ही नहीं कर रहे, किसी किस्म की पब्लिक इंग्लिश टॉट, पब्लिक जर्मन टॉट बात ही नहीं कर रहे. 57 है सर, बात नहीं कर रहे हम. 58 है, नहीं बात कर रहे. 60 से नीचे वाले बच्चे जो हैं वो तो प्राइवेट को ही फोकस करेंगे. तो उनको इसमें से चूज करना है कि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम कौन सी दें जिसमें हम आपको फाउंडेशन के साथ दें या बिना फाउंडेशन दें. अब बच्चे कहते हैं जी फाउंडेशन के साथ दोगे और बिना फाउंडेशन दोगे, बेली बेटर कौन सी है. तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो जर्मन यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज बाहर की हैं जिनके कैंपस जर्मनी में है, उनकी डिग्रियां जर्मनी में जर्मन से नहीं आ रही है. ओके. तो ये थोड़ा सा एक झोल चल रहा है. ठीक है ना. झोल क्यों बोल रहा हूँ वर्ड में, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई मैं जहाँ पढ़ने जा रहा हूँ मेरी डिग्री कहाँ से आने वाली है. बट इसमें ही लाइक जैसे आपने मेंशन किया कि बाहर की यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस खोल लेती हैं जर्मनी में, तो स्टूडेंट इन चीज़ों से बहुत अनअवेयर होता है. कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हमें जाना है, वी वांट टू गो टू जर्मनी, हमें पहुंचा दो जर्मनी में, हम आगे फ्यूचर देखते हैं एंड ऑल दैट. बट अगर मैं एक कंपैरिजन की बात करता हूँ, जो एक नॉन जर्मन डिग्री प्रोवाइडर यूनिवर्सिटी और एक जर्मन डिग्री प्रोवाइडर यूनिवर्सिटी है, बोथ आर प्राइवेट. सो उन दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस कहाँ पर आता है? क्या हमारी जॉब मार्केट डिफरेंट हो जाती है, या हमारे लाइक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स थोड़े वीक हो जाते हैं इफ यू गो फॉर नॉन जर्मन डिग्री? ठीक है.
नॉन जर्मन डिग्री वाली जितनी यूनिवर्सिटीज मार्केट में चल रही हैं, हमारे पास भी हैं, हम भी तो सेल करते ही हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एक तो उन्हें ट्यूशन फी कमा रही है, ओके, ठीक है। जिन जिन ब्रांड्स की हम बात करते हैं, हम किसी ब्रांड को कंपेयर नहीं करेंगे आज इस पॉडकास्ट के थ्रू। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास 15 यूनिवर्सिटीज हैं, स्टडी इन जर्मन हायर एजुकेशन सेंटर हम रन कर रहे हैं। तो एज ए कंसल्टेंट तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन 15 पार्टनर्स को बच्चा देते हैं, लेकिन हम बच्चे को बता के भेजेंगे भाई ये 15 में से ये चीजें हैं, आप देख लो आपको कौन सी चूज करनी है। राइट। तो जब मैंने बीच में अपनी टीम से बोला, वीजा टीम से, कि भाई आप ऐसा करो ना, नॉन जर्मन डिग्री क्यों कर रहे हो, जर्मन डिग्री ज्यादा करो, वीजा रेट अच्छा हो जाएगा। तो मुझे आंसर मिलता है वीजा टीम से, हमारी खुद की टीम से, सर मैं जो बच्चों को बोल रही हूँ, कहते हैं मैम वहां ना फीस कम है, 1000, 2000, 3000 यूरो फीस कम है मैम, आप हमें वहीं रहने दो। तो बच्चा जो है, आपने बहुत सही वर्ड करा, बच्चा अलग टाइप का बच्चा है। तो अगर एक बच्चा कहता है कि सर मेरे को तो कम पैसों में जाना है, सस्ती फीस चाहिए, प्राइवेट ही मिलेगा मुझे, तो वो जाएगा नॉन जर्मन में। उसको हम बताया भी देंगे ना, तब भी बोलेगा महंगी है। महंगी कितनी है? 2-3 यूरो महंगी है भाई। 10-11 यूरो की फीस नॉन जर्मन की आ रही है, 12-13 में जर्मन आ रही है, राइट। तो बेसिकली एक तो ये ट्यूशन फी का फर्क पड़ गया। दूसरा, जर्मन डिग्रीज जो होती हैं वो जब जर्मनी से मिल रही हो, यूनिवर्सिटी जर्मन बेस्ड है, तो वो काफी पुरानी है, वो कल नहीं खुली, उनका मार्केट शेयर अच्छा खासा है। अगर मैं डिवाइड करने में आ जाऊं तो दिखाई देगा कुछ जो नॉन जर्मन डिग्रीज हैं वो तो अभी आई हैं। अभी का मतलब क्या होता है? 2, 4, 5, 7 साल पहले, राइट। अब जो नॉन जर्मन डिग्रीज हैं वो पुरानी भी थी। जो जर्मन पुरानी थी, जो कि इंग्लिश में नहीं पढ़ाते थे, एक एग्जांपल दूंगा, फॉर्म, राइट, ठीक है जी। कहाँ पढ़ाती थी फॉर्म? पहले नहीं पढ़ा, कहाँ पढ़ाती थी फॉर्म ने? मैं इतने साल, 21 साल जर्मनी गया हूँ भाई, मैंने फॉर्म के पोस्टर देखे हैं ट्रेनों के ऊपर, फोन मारे हैं उनको, नहीं जी हम पढ़ाते ही नहीं है। आज फॉर्म आ गई इंग्लिश में, तो दिखाई दे गया सारी यूनिवर्सिटीज को, भैया ये तो अच्छा बिजनेस है, इंग्लिश में पढ़ाओ। तो आपकी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो अब नई नई आ रही है, जर्मन न्यू आ रही है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि पहले नहीं करते थे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड एज अ बिग मार्केट फॉर international students and they're not commercial but they're German based old degrees. Yes. उनका मार्केट शेयर हमेशा से बड़ा रहा है। तो स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा कि भाई देखो, अगर आपको पैसे ही बचाने से नाम के लिए जाना है आपको, तो ठीक है आप ले लो, हमारे पास डिग्रीज हैं, 15 हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, 15 में से हमें पता है कौन सी बाहर वाली कौन सी अंदर वाली, हम आपको खुल के दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि 2-3 यूरो मत देखो अगर पढ़ाई करनी है तो। yes. अब जो बच्चे कह रहे सर मुझे तो एंट्री करनी है, आप मुझे एंटर करा दो, चाचा जी बैठे हुए हैं, जॉब परमिट करवा देंगे, फलाना ढिमकाना, बच्चे हैं ऐसे, और हमारे पास बहुत सारे बच्चे से आते हैं, क्योंकि मार्केट में तो है ही बच्चे, उनके लिए फिर वो जर्मन नॉन जर्मन ले लें बैठ के। तो डिफ्रेंसिएशन आ गया पैसों को लेके, क्वालिटी को लेके। क्वालिटी क्यों? जो जर्मन बेस्ड डिग्री है वो जर्मन स्टूडेंट को टारगेट करती हैं, तो जर्मनी के अंदर उनको फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट से, राइट। तो वो जर्मन बच्चे पढ़ा रही थी, तो उनके 5,000 10,000 बच्चा होगा, उनके बाद जर्मन बेस होगा, कंपनीज भी होंगी। अब उसी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोग्राम शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो अपनी ही कंपनीज के टाइप में आप इंटरनेशनल स्टूडेंट को भेजेंगे कि भाई आप वहां जाके अप्लाई करो, हमारे एचआर से हमारी कंपनी हमारे ऑन बोर्ड में है। जो दूसरी वाली होंगी वो अभी बना रही है। एक तो डिपेंड करता है कि कि आपको क्या करना है, 2-3 हज़ार यूरो देखने हैं या आपको अच्छी यूनिवर्सिटी देखनी है, ये स्टूडेंट के ऊपर है। ये तो एक मेन कमर्शियल एंगल था और एक लेगेसी एंगल था, राइट। एक पुरानी चलती हुई आ रही है, फॉर्म पुरानी है ना, तो उसको अगर कोई नई यूनिवर्सिटी आ भी जाती है तो फॉर्म तो जर्मन्स को पढ़ा रही थी ना, राइट। तो डोमेस्टिक पीपल, बेसिक डोमेस्टिक पढ़ा रही थी, उसका जो कंट्रोल होगा ग्राउंड लेवल पे वो कैसे कोई और, बहुत अच्छा, तो उसको कैसे आप हिट कर दोगे? आपको उतने साल वहां जर्मन पढ़ाने पड़ेंगे। जब आप जर्मन्स को पढ़ाते हो और जर्मन्स को प्लेस करते हो तो आप जर्मन जॉब मार्केट में रिकग्निशन मांगते हो, फिर कंपनियां आपको बुलाती हैं। अब मैं जाके यूनिवर्सिटी खोल दूं वहां पे, 3 साल 5 साल चला लूं, इंटरनेशनल स्टूडेंट वियतनाम से इंडिया से लाके पढ़ा के क्या करूंगा? कहने को मैं बेसिकली उनको मार्केट में छोड़ दूंगा, लेकिन मैं वो ग्राउंड लेवल की मेंटरशिप नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बेसिकली। ओके, सो जैसे आपने अभी एग्जांपल में फोम की बात करी, सो फोम आई बिलीव दैट इट इज लाइक रीजनल बेस्ड यूनिवर्सिटी, बट अभी रिसेंट सुनने में भी आया है कुछ फोम के बारे में दैट दे हैव ओपन न्यू कैंपसेस। जैसे म्यूनिक में उन्होंने अपना कैंपस ओपन किया है फॉर सम ऑफ द प्रोग्राम्स, इन बर्लिन दे हैव। उसका भी रीजन है ना, बच्चों की डिमांड है ना, राइट। इंडस्ट्री की भी डिमांड है, राइट। आज अगर आप बेसिकली जर्मनी देखते हो, जर्मनी कह रहा है मुझे लोग चाहिए, मुझे टैलेंटेड लोग चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो मेरी कंट्री में आके एक तो मेरी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे,
ठीक है ना। और बैचलर डिग्री के स्टूडेंट कभी भी जर्मनी के लिए इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटर थे ही नहीं। राइट। वो कहते थे मास्टर का स्टूडेंट है, अप्लाई करेगा, पढ़ाई करेगा, आगे जॉब पे काम करेगा, राइट। मेच्योर स्टूडेंट है, एब्सोल्युटली। विच इज ट्रू ऑल्सो। एवरीबडी वांट्स मास्टर स्टूडेंट्स, राइट। लेकिन बैचलर की डिग्री स्टूडेंट जो है अब वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं काफी हद तक, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि आपने एजुकेशन पूरी करी है, आपने लैंग्वेज साथ में सीखी नहीं सीखी, ये नहीं क्वेश्चन मार्क आता है, Yeah. राइट। तो दिस इज द रियल फैक्ट बेसिकली। ओके, सो बेसिकली अगर किसी को भी जर्मनी जाना है, सो एज अ बैचलर फाउंडेशन एक तरह का नेसेसिटी आ जाता है, चाहे वो स्टूडेंट के लिए केयर हो, थ्रू लैंग्वेज हो, लाइक दैट। सो अगर मैं टेक्निकली फाउंडेशन प्रोग्राम की बात करता हूँ जर्मनी में, सो ऐसा क्या पढ़ाया जाता है फाउंडेशन ईयर में कि उनको एक 13th ईयर इक्विवेलेंसी चाहिए होती है, या मतलब ऐसा कुछ स्पेशल है इस फाउंडेशन ईयर में कि बच्चे को पढ़ना ज़रूरी है एज पर देयर इक्विवेलेंसी? पहली बात तो ये, वहाँ 13 साल की एजुकेशन थी, तो 13 साल कवर करना इसलिए चाहिए। पहले तो क्वेश्चन बड़ा क्लियर हो गया हमारा जी। अब पढ़ाएंगे क्या उसके अंदर, वो एक अलग क्वेश्चन है। पढ़ाएंगे वो जो आप बेसिकली अपना मेन प्रोग्राम ले रहे हो। अब आपने कहा जी मैं इंजीनियरिंग करने जाऊंगा, तो वो आपको आर्ट्स तो पढ़ाएंगे नहीं, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाएंगे। आपने कहा जी मैं बिजनेस प्रोग्राम पढ़ूंगा बैचलर्स में, तो वो आपको बिजनेस पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, जर्मन लैंग्वेज भी डाल देंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन आपने मेन प्रोग्राम क्या लेना है, उसके साथ फाउंडेशन अटैच हो जाता है। कई बार फाउंडेशन कॉमन होते हैं, बेसिक्स होते हैं, और उनको मल्टीपल प्रोग्राम में रन किया जाता है। पर इंजीनियरिंग बेस्ड, मेडिकल बेस्ड प्रोग्राम जो हैं, फाउंडेशन जो हैं, उनमें आपको फिर मेडिकल बेस पे बायोलॉजी पे फोकस करेंगे ज़्यादा, इंजीनियरिंग बेस पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे करेंगे जी। और कॉमर्स बेस पे आपका बिजनेस स्टडीज पे करेंगे। ये ही सब्जेक्ट्स आपके बेसिक्स होते हैं फाउंडेशन में टू कवर अप द 13th ईयर। तो ये तो हो गया आपकी मास्टर बैचलर डिग्री प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए। तो प्राइवेट में आप चूज कर सकते हो कि आपको डायरेक्टली जाना है बैचलर में या वाया फाउंडेशन जाना है, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज करते हो। तो प्राइवेट तो आपका बड़ा ईजी है, सिंपल है। 15-16 यूनिवर्सिटियां हैं, सारी यूनिवर्सिटियां हम रिप्रेजेंट करते हैं, सारी हमारी ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, सबके अंदर एडमिशन करा के बच्चे को देते हैं, डिपेंडिंग अपन बच्चे को कहाँ पे एडमिशन लेना है, कौन सी सिटी में लेना है, और वो वहाँ पे कितना क्वालिफाई करता है। और IELTS तो सब में ही चाहिए, ठीक है ना। कोई कहे जी हम PT से कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, एम्बेसी तो साफ वीजा रिफ्यूज करती है, तो फिर हम प्राइवेट तो मेरे ख्याल से हो गया। ये तो वेरी सिंपल है। तो बच्चे को सिर्फ दो चीज समझनी पड़ेंगी, कौन सी यूनिवर्सिटी करनी है आपको। सस्ती वाली करनी है तो हम आपको डायरेक्टली करा देंगे, महंगी वाली थोड़ी होगी, शायद फाउंडेशन में आएगी, पर वो जर्मन प्लॉट होगी, जर्मन बेस्ड होगी, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आते हैं मेरे ख्याल से बी फाउंडेशन। मेरा इस पे ही एक आपका एक फॉलोअप क्वेश्चन है। अब जैसे जो ये फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं, आपने अपनी अपनी स्पीच में मेंशन किया कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक ड्यूरेशन होता है, मे बी 6 मंथ्स, मे बी एन ईयर, सम व्हाट्स, राइट। सो इनका कोई एक एंड एग्जाम भी होता है जस्ट टू पास इट, लाइक टू गेट अ प्रमोशन टुवर्ड्स अ बैचलर्स डिग्री, लाइक दैट? तो बेसिकली अगर मैं फाउंडेशन कर रहा हूँ, अभी हम फाउंडेशन प्राइवेट की बात ही कर रहे हैं जी। अभी हम पब्लिक में पहुंचे ही नहीं है, तो हम फाउंडेशन को भी अलग कर देते हैं, प्राइवेट का प्राइवेट में बात करते हैं। ओके। फर्स्ट ईयर मेरा फाउंडेशन है तो पास तो करना ही है, हाँ जी। सेकेंड ईयर में आने के लिए। तो लोगों को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है कि मैं फाउंडेशन पास नहीं कर पाया तो सेकंड ईयर कैसे स्टार्ट होगा। अरे भाई फर्स्ट ईयर पास नहीं करोगे सेकंड में कैसे आओगे। तो अब सिंपल सी बात है ना, उसको आप ये बोलो जर्मनी के अंदर बैचलर डिग्री 4 साल की होती है। क्यों हम ये फाउंडेशन खेल रहे हैं, बच्चे का कंफ्यूजन पहले दूर कर देते हैं। 4 साल की बैचलर है, वैसे देखा है तो 4.5 की बोलूंगा, क्योंकि 3.5 साल की बैचलर होती है और 1 साल का फाउंडेशन होता है, तो 4.5 हो गए। 4.5 साल की बैचलर डिग्री बनती है। आपने उसके अंदर फर्स्ट ईयर करा, पास करोगे तो सेकेंड ईयर में आ जाओगे, पास नहीं करोगे तो री करना पड़ेगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली भी बैचलर में डाल देता हूँ तब भी तो फर्स्ट ईयर बिना पास किए सेकंड में नहीं आओगे ना। तो थोड़ा सा लोगों में कंफ्यूजन रहता है इस चीज़ का। तो मैं इसको इजी कर देता हूँ कि यू हैव टू पास ऑफ कोर्स योर फर्स्ट ईयर व्हिच इज द फाउंडेशन ईयर। राइट। सो अब एक नेक्स्ट चीज़ आती है बैचलर्स में, जो आजकल बहुत कॉमन, मतलब हर यूनिवर्सिटी लगभग मांगते हैं। पब्लिक में तो इट्स मैंडेटरी, प्राइवेट में भी जो जर्मन डॉट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आजकल एक टेस्ट AS के बारे में, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं आज के टाइम पे। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज टेस्ट AS, ये स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट नहीं जानता कि टेस्ट AS क्या है, मुझे क्या पेपर देना पड़ता है, क्या उसकी कॉस्टिंग है, कोई पर्टिकुलर इनटेक होता है क्या इसको देने के लिए, या फिर ये रैंडमली हम कहीं से भी दे सकते हैं? ओके, सो टेस्ट ए से कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? पहले तो टेस्ट ए में कॉन्सेप्ट ये आया कि भाई अगर आप बच्चे को लेके आ रहे हो, जर्मनी में लेके आ रहे हो, तो स्टूडेंट की क्वालिटी फिल्टर करने के लिए टेस्ट एज का इजाद हुआ है। टेस्ट एज बेसिकली इंडिया में तो अभी आया ना, चाइना में तो पहले से था। APS चाइना में तो 20 साल से है। APS तो अब इंडिया पहुंचा है वेरिफिकेशन के लिए। चाइना में वेरिफिकेशन कई सालों से हो रही है बैठ के।
सो टेस्ट एएस के अंदर बेसिकली बच्चे को एक टेस्ट देना है जो कि रन बाय द जर्मन एम्बेसी ही है, बेसिकली उन्हीं का पार्ट है, वो रन करते हैं। दो चीज रन करते हैं, एएस टेस्ट एएस और एपीएस, दो फॉर्मूला है। एपीएस में सिंपल सी कहानी है, आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं जेन्युइन है या फेक है। 18,000 कुछ रुपए की फी बढ़ती है, आपकी दाव बनता है, आपको टेस्ट एपीएस के नाम पे आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो चेक होते हैं, वेरीफाइबल है, प्लस एवेल्यूएट किए जाते हैं कि ये एवेल्यूएशन भी मिलती है। जेन्युइन तो है ही है, वो चेक करते हैं, एवेल्यूएशन में देखेंगे भाई डिग्री बनती भी नहीं बनती जी। तो एपीएस वो हो गया, और एएस में आपका टेस्ट हो गया, वो टेस्ट आपको करना है, मैंडेटरी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी कहती है हमें टेस्ट एएस चाहिए, कुछ कहती है हमें नहीं चाहिए। ओके। जो टेस्ट एएस मांग रही है बेसिकली, वो कह रही है जी बेसिकली हम जर्मन गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, हम जर्मन एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो उस टेस्ट एएस को कहीं मैंडेटरी भी कर दी गई। तो जिन्होंने मैंडेटरी कर दिया है उसमें अगर मैंडेटरी कहते हुए ये तो हमारा टेस्ट दे दो, ये टेस्ट एएस दे दो, तो 3 ऑप्शन होगी, टेस्ट एएस नहीं चाहिए, टेस्ट एएस की जगह पे तुम हमारा टेस्ट दे दो, इंटरनल टेस्ट, तीसरा टेस्ट एएस दे दो। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन 3 में ही कुछ ना कुछ लेंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी बच्चा वो टेस्ट एज दे सकता है, उसकी मल्टीपल डेट्स भी होती हैं, बेसिकली इंडिया में ही होता है टेस्ट वो बेसिकली। एंड उसकी जो रिजल्ट्स आते हैं बेसिकली वो आपके डिपेंड करता है कि आप क्या कोर्स ले रहे हो, ठीक है, उस पर ही वो आपको जज करेंगे। लेकिन वो जो रिजल्ट्स हैं वो आपके इनफ होंगे टू अप्लाई फॉर दी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, और वो एक ही टेस्ट अगर आप करके मल्टीपल यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन वही बात आ गई कि बेसिकली टेस्ट टेस्ट मैंने कर लिया है, मेरे को उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसमें क्या मैं टेस्ट टेस्ट करके एक यूनिवर्सिटी जा सकता हूँ? नहीं, टेस्ट टेस्ट इज अ टेस्ट व्हिच यू डू इट फॉर मल्टीपल यूनिवर्सिटी वाइड अप्लाई फॉर। अब टेस्ट एस वाला भी फंडा जो है, बच्चों को लगता है कि सबको लगता है मुझे टेस्ट एस करना ही करना है। तो जर्मनी में मैं हमेशा ही बोलता हूँ, जर्मनी में बैचलर डिग्री जब हम बात करते हैं, आप कौन से रूट से जा रहे हो ये डिपेंड करेगा कि आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या होगी। राइट। आप एफएचआर के रूट से जाओगे तो वैसे ही अलग होगी। हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बात कर दी, तो प्राइवेट में हमने क्लियर कर दिया भाई, एक हमें चाहिए आईएलटीएस, एक हमें चाहिए टेस्ट एएस, मे बी नॉट, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, राइट। और तीसरा आ गया एपीएस, तो चाहिए एपीएस। बट एपीएस आई बिलीव जैसे नॉन जर्मन डिग्रीज की हम बात करते हैं, सो दे यूजुअली डोंट रिक्वायर इट। एब्सोल्युटली, नॉन जर्मन डिग्री पे रिक्वायरमेंट नहीं है। बीच में क्या करा जी, इन्होंने एपीएस करवाने शुरू कर दिए थे और बच्चों को एपीएस लाइन में खड़ा कर दिया। नॉन जर्मन डिग्री स्टूडेंट्स को एपीएस नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, नहीं चाहिए जी। तो जब हम बात करते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स की, जब वो एम्बेसी में अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं अपनी वीजा के लिए, तो वो अपॉइंटमेंट बहुत लेट आ रही है, ये भी सच है। तो लेकिन क्योंकि बच्चों ने जिसने अब नॉन एपीएस में करा हुआ नॉन एपीएस यूनिवर्सिटी है, तो आपको नॉन एपीएस वाली ही यूनिवर्सिटी में रहना है, उसी क्यू में रहना है, आप एपीएस की क्यू में नहीं आएंगे। इसके ऊपर भी कई बच्चों को एम्बेसी से वापस भेज दिया गया था, ठीक है। सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों के लिए, अगर आपकी नॉन एपीएस यूनिवर्सिटी है तो प्लीज एपीएस के चक्कर में मत पड़ो और उसको ना अप्लाई करो और ना उस क्यू में खड़े हो जी। क्योंकि कई बार बच्चा आता है, बच्चा कहता है कि जी मैंने एपीएस करवा रखा है ऑलरेडी, मैंने अपनी 10th 12th कर ली है, एपीएस करा लिया है, एवरीथिंग इज देयर, बट बच्चे का परसेंटेज कम है, सो वो कई यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल नहीं हो पाता। तो एपीएस रिमूव कर दो ना, एपीएस वाली लाइन में खड़ा मत करो बच्चे को। राइट। बट बच्चा काउंटर क्वेश्चन करता है, वो कहता है मेरे पास एपीएस है तो मैं एपीएस वाली कैटेगरी में क्यों ना जाऊं। तो उसको बताओ, अगर मैं नॉन जर्मन डिग्री जा रहा हूँ, हाँ, तो उसको बताना पड़ेगा ना कि भैया 2 क्यों खड़ी है। पीपल लाइक यू एंड मी, दैट्स आवर जॉब, कि भाई साहब 2 क्यों खड़ी हैं, आपके लेफ्ट वाली क्यों है, राइट नहीं है। 2 आप लेफ्ट की रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हो या राइट की पूरी कर चुके हो, लेकिन राइट पे नहीं खड़ा होना, आपने लेफ्ट पे खड़ा होना है। अगर आपने इंटरचेंज करा तो आप ही भुगतोगे इसको। और मेरे पे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बेसिकली ऐसा करा था, राइट, और उसके बाद दे हैव टू गेट अ न्यू परमिट। तो एपीएस के पैसे खराब करे, टाइम खराब करा और फिर दोबारा नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई करा। तो इसलिए तो सारे खेल कहाँ शुरू होता है, ट्यूशन फी कम चाहिए है तो आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले ली, वो जो नॉन एपीएस वाली है, और नॉन एपीएस कौन सी जो बेसिकली जर्मन बेस्ड नहीं है। तो सारा खेल शुरुआत तो वहीं से हुई ना, बजट पे तो शुरुआत हुई ना। तो बच्चे के साथ यही बात करनी पड़ेगी भैया कि आपको हम जर्मन बेस्ड यूनिवर्सिटी देते हैं या नॉन जर्मन देते हैं। 60% से नीचे वाली बातें हम कर रहे हैं, अभी हम 60 के ऊपर पहुंचे ही नहीं है। तो 45 to 60, 45 तक है मुश्किल, ये एडमिशन जहाँ से होता है 45 में बोल देता हूँ, फिर भी मैं ट्राई कर लेंगे, बट मेरे ख्याल से 50 से 60% वाले जो बच्चे हैं
और जर्मनी पढ़ना चाहते हैं, बैचलर पढ़ना चाहते हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करें। गलत तो नहीं है ना ये चीज? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली। अब सबसे बड़ा सवाल जो आजकल स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, अब ये मैं कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी की बात करने जा रहा हूँ इन स्टूडेंट्स में। एक इसमें कैटेगरी आती है जो 10+3 पॉलिटेक्निक डिप्लोमास करते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहते हैं। हाँ। इसके अलावा मैं सेकंड बात करने वाला हूँ आईबी बोर्ड की। एक स्टूडेंट जो एक तो आईबी बोर्ड से पढ़ा हुआ है, उसके लिए 13th ईयर रिक्वायर्ड क्यों नहीं होता जर्मनी में। एंड सेकेंडली जो 10+3 वाला डिप्लोमा है, क्या वो एक्सेप्टेबल है द 13th ईयर इन जर्मनी? ओके, सो पहला क्वेश्चन बात करते हैं हम बेसिकली कि वी टॉकिंग अबाउट कि 10+3 के बाद आते हैं। अब 10+3 को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इट अगेन डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इसको हम ये नहीं कहते कि ये जर्मन बेस्ड है, नॉन जर्मन बेस्ड है। हम ये क्लियर कर देते हैं 10+3 इज एक्सेप्टेड बाय सम यूनिवर्सिटी, बट वेरी वेरी फ्यू यूनिवर्सिटी, वेरी वेरी फ्यू यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं। अब क्या उन यूनिवर्सिटीज के पास इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोग्राम है? ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आईटी बेस्ड मिल जाएगा शायद, लेकिन इंजीनियरिंग बेस्ड मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं है। पर एक आंसर इस पे फिट बैठता है पूरा बढ़िया तरीके से, और वो है वुल्डा यूनिवर्सिटी। वुल्डा का बेसिकली फ्रेशमैन प्रोग्राम लीडिंग टू बैचलर्स जो है वो 10+3 उठाता है। पूरे जर्मनी में अकलौती पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो 10+3 लेती है। ठीक है जी, तो इस पे हम बात करेंगे आगे चल के, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक यू गॉट द आंसर कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शायद मिल जाएगा, लेकिन ये मत सोचे जाओ कि तुम्हें इंजीनियरिंग में ही मिल जाएगा। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है और तुम 10+3 हो, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। आप वुल्डा यूनिवर्सिटी का जो फ्रेशमैन प्रोग्राम है उसको आप अप्लाई करें, और उसमें लैंग्वेज कोर्स भी आता है, स्टूडेंट कोलिजम भी आता है, बैचलर भी आती है। ये सब कुछ आपको इकट्ठे एक ही जगह मिलेगा, और इसके लिए आपको सिर्फ वुल्डा दिखना चाहिए। ओके, एंड व्हाट अबाउट द आईबी बोर्ड्स? आईबी बोर्ड क्या करते हैं? आईबी बोर्ड्स के बारे में बात करते हैं, जो रिकग्निशन है बोर्ड्स की। अगर आप एनाबिन में जाओगे, एनाबिन क्या है? आपका एवैल्यूएशन सेंटर है जहां से आप अपनी कंट्री की डिग्री को एवैल्यूएट करा लेते हो। ठीक है जी, उसमें जैसे न्यूजीलैंड में एनजेडक्यूए है, ठीक है, आपका वेस्ट है कनाडा में, ऐसा जर्मनी में आ गया एनाबिन आ गया, जहां पे आप चेक कराते हो। आपने कुछ बोर्ड्स हैं जिनको उन्होंने रिकग्निशन कर रखी है कि भाई ये बोर्ड से अगर आप आ रहे हो तो आपको इतने साल की एजुकेशन चाहिए, इससे आ रहे हो इतने की चाहिए, क्योंकि उन्होंने उससे करिकुलम रिकग्नाइज कर रखा है। जैसे कहते हैं ना कि इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज को वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जैसे IITs हो गए। ठीक है, अब एक डिग्री बच्चा आ रहा है, उससे कह रहे तो 80% लेके आ। अब TU टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैम्बर्ग कहती है, ऑन रिकॉर्ड कहा है उन्होंने कि भाई अगर आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बच्चे हो तो 80% मार्क्स लेके आओ या 85 लेके आओ, तो हम एक्सेप्ट करेंगे एप्लीकेशन। आप IIT से हो तो 75 में आ जाओ। तो अगेन देयर इवैल्यूएटिंग। सो जर्मन यूनिवर्सिटीज जब भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज आपकी फ्री एजुकेशन में इवैल्यूएशन करती है, तो वो सिर्फ ये नहीं देखती कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपने पढ़ाई कहाँ से करी हुई है, और उस यूनिवर्सिटी की इंडिया में रैंकिंग क्या है, वो नाक A+ है या A++ है, क्या है वो, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको मार्क्स देती है। उसके बिहाफ पे जो एडमिशन कमेटी है वो एडमिशन करती है। तो बच्चा कई बार बोलता है कि मेरे सर मार्क्स थे 85, मेरा हुआ नहीं, दोस्त के 80 थे दूसरी यूनिवर्सिटी से, उसका हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वेटेज ऑफ दी जो इवैल्यूएशन करी उन्होंने, तो एवरी बोर्ड हैज अ इवैल्यूएशन, उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे आपको 13th ईयर मिलेगा, 12th आफ्टर 12th या नहीं मिलेगा, वो डिफाइन किया था, और IB बोर्ड उसमें एग्जम्प्टेड आता है। ओके, सो बेसिकली आईबी बोर्ड का एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है एज पर द जर्मन एम्बेसी स्टैंडर्ड्स। उन्होंने इवैल्यूएशन कर रखी पहले से, राइट, सो इसलिए उनको एक रिकॉग्निशन मिली हुई है जर्मनी में, ताकि जैसे वो इंडिया में स्वीडन के अंदर बीटेक कर रखी होती है किसी ने, अब तो आइल्स आ गया है 2 साल से, भाई 20-25 साल तक आइल्स चाहिए नहीं था। Any 4 years plus degree, pharmacy, MBBS, BTech, never used to have IELTS requirement in Sweden. Anybody else has to have it. Okay. तो ये भी रिक्वायरमेंट थी, ये अभी खत्म हुई है, 1-1.5 साल पहले की बात है। ओके, अब जाके IELTS मांग रहे हैं बेसिकली। राइट, सो लाइक स्वीडन भी एक अच्छा ऑप्शन है फॉर स्टूडेंट्स गोइंग आउट। या सो जो हमने भी डिस्कशन किया, आपने बीच में एक यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन किया था फॉर FH Aachen, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग FH Aachen इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी देयर। बिल्कुल, हाँ। सो considering the 13th year constraint, how does FH Aachen helps us or the students basically?
इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको पॉज मारेंगे, थोड़ा सा एक साइड कट लेते हैं। ओके आई थिंक प्राइवेट तो हमने बात कर ही ली है, जी पब्लिक पे आ जाते हैं। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, तो दो तरह की यूनिवर्सिटी थी पब्लिक के अंदर, पब्लिक इंग्लिश टॉट, पब्लिक जर्मन टॉट। अब अगर मैं पब्लिक जर्मन टॉट की बात करूं या पब्लिक इंग्लिश, पहले हम पब्लिक इंग्लिश टॉट की बात करते हैं, फिर जर्मन टॉट पे आ जाएंगे। पब्लिक इंग्लिश टॉट के ऊपर बेसिकली अगर हम बात करें कि मैं हूँ क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ, मुझे जर्मनी जाना है पढ़ने के लिए, और मुझे पता है कि 13 ईयर चाहिए होता है, और मुझे पढ़नी भी इंग्लिश में ही है। बिफोर वी सी, नंबर ऑफ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम जर्मनी में बहुत कम है। कम वी ऑल नो दैट। कम क्यों है, कभी सोचा आप क्यों रीजन है? मे बी बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स जाने वाले कम है फॉर द बैचलर्स। इंडियन पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि बच्चा थोड़ा सा मेच्योर हो तब जाए बाहर पढ़ने, लाइक दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर द पेरेंट्स या डिमांड। नेवर अ मार्केट फॉर देम। जर्मनी इंग्लिश टॉट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कह लो, या उनका जो उनका फोकस मार्केट था ही नहीं। उन्हें टैलेंट चाहिए था हमेशा से। पिछले 20-25 सालों से जर्मनी क्या मांग रहा है इंडिया से? टैलेंट। आपको टैलेंट कैसे मिलता है? कोई इंसान बाहर से एजुकेशन लेता है, अपनी बैचलर पूरी लेता है, उसके मास्टर्स करने आता है, स्पेशलाइजेशन करने आता है, उसे नौकरी करनी है। तो आप मास्टर्स पढ़ाओगे और नौकरी पे आओगे, तो क्या होगे? आप मेरी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। राइट बैचलर का बच्चा मैं 4 साल पढ़ाऊंगा, फिर मेरी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो 4 साल मैं तुम्हें फ्री पढ़ाऊं, क्योंकि हम सबको पता पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्री पढ़ाती है। तो जब मैं 4 साल फ्री पढ़ाऊं तुम्हारे को, तब उसके बाद तुम स्पेशलाइजेशन करोगे, तो तुम मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, रिसोर्सेज नहीं थे, ऑब्जेक्टिव नहीं था। अभी ऑब्जेक्टिव होता तो रिसोर्स बनाए थे। अब तुमने मास्टर्स के प्रोग्राम बनाए ना, 700 प्रोग्राम निकाले ना जर्मनी के अंदर, तो जब 700 प्रोग्राम जर्मनी निकाल रहे मास्टर्स में, तो बैचलर क्यों रोक रहे थे? निकाल सकते थे। पर जिसने भी पॉलिसी बनाई होगी उस टाइम पे, आज से 20 साल 25 साल पहले, इनका फोकस रहा होगा कि गवर्नमेंट का फोकस रहा है हमेशा कि टैलेंट लेके आना है। और इनको पता था कि जब मैं 2004 की बात करता हूँ, जब कंपनी फॉर्म की थी, तो क्लियर था कि 25-26 में ये जो बर्थ रेट क्राइसिस है आएगा, ओल्ड एज क्राइसिस आएगा यूरोप में, और वो आ चुके हैं। तो 25 साल से सुन प्लानिंग होती थी भैया एक टाइम आएगा, क्योंकि वो टैलेंट वहां है ही नहीं। अभी इमिग्रेंट्स तो आ गए हैं। तो इसीलिए बैचलर डिग्री के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो बैचलर डिग्री के अंदर अगर किसी ने पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर 13 ईयर तो चाहिए। अब वो 13 ईयर तुम कहाँ करोगे, ये क्वेश्चन मार्क आता है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी, इंग्लिश टॉट, जर्मन टॉट। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश टॉट की। इंग्लिश टॉट में एडमिशन कैसे लोगे जी? 13वां साल करना है आपको। अब वो कराएगा कौन? तो आपके पास क्या है? पब्लिक यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन कि भाई लगभग 150 प्रोग्राम मान लेता हूँ मैं, फिगर बता रहा हूँ मैं, अवेलेबल है जर्मनी में। आपने कहा जी मुझे अप्लाई करना है, तो आपको चाहिए 13 ईयर। आपने कहा मैं इंडिया से ना 1 साल कर लेता हूँ, 1 ईयर में इंडिया से कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, किसी में भी जाता हूँ, जाके मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया। अब मेरा 1 साल पूरा हो चुका है, अब मैं अप्लाई करता हूँ। जब आप अप्लाई करोगे, तो आपने 12th करी है जून में, सितंबर 2025 में आपने कर लिया अपना एडमिशन लवली में, लेट्स से जून 2026 में आपका कोर्स खत्म होता है, मार्कशीट आपके हाथ में आएगी लगभग जाके सितंबर तक। करेक्ट? बिल्कुल। सितंबर में मेरे हाथ में फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आ चुकी होगी। अब मैं अप्लाई करूंगा। अब मैं अप्लाई कब कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ मार्च 2027 के लिए। तब तक मेरा 1.5 साल, हाँ, तब तक मेरा 1.5 साल इंडिया में हो चुका है। 27 मार्च के मैंने अप्लाई करा। अगर मैं एक्सेप्टेड होता हूं, पहली बात तो जब मैं ये करूंगा मार्च के लिए अप्लाई, तो हमें पता है कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम वैसे ही कम है, मार्च इनटेक में बिल्कुल ही कम हो जाता, बिल्कुल कम हो जाता ना के बराबर है। पब्लिक यूनिवर्सिटी मार्च इनटेक इंग्लिश टॉट, आप गूगल पे जाके डाट की वेबसाइट पे चेक कर लो। मैं कह रहा हूँ, गारंटेड कह रहा हूँ, आपको बहुत देर प्रोग्राम मिलने वाले हैं। अब तक आप अगर मार्च में नहीं मिला प्रोग्राम आपको, तो आपको सितंबर में मिलेगा। आप कहते हो मैं 2 साल पूरे कर चुका हूँ इंडिया में ही। अगर मान लेते हैं आपको प्रोग्राम मिल जाता है मार्च में, तो भी तो 1.5 साल पूरे कर चुके हो। आपने अप्लाई करा सितंबर में 2026 में, तब तक आप 1 साल पूरा कर चुके थे। अब आप अप्लाई करते हो, प्रोग्राम मिल जाता है, तो आपने अप्लाई भी कर दिया। आपका एडमिशन होगा नहीं होगा ये क्वेश्चन मार्क है। तो लोगों को लगता है कि मैं इंडिया से फर्स्ट ईयर कर लूंगा ना सर, तो मेरे को एडमिशन मिल जाएगा ना 13 करके। मिल सकता है, चांसेस हैं। उसकी भी डेफिनेशन ये है कि अगर उनको लगा कि हाँ भाई दिस इज समथिंग वी कैन एक्सेप्ट, प्रोफाइल बहुत अच्छी हो। हाँ, ये डिबेटेबल है, ये डिबेटेबल है। मैंने भी अपने करियर में बहुत सारे लोगों को देखा है इनको मिलते हुए, बहुत सारे ज्यादा को देखा है ना मिलते हुए। ठीक है, तो अगर आपने बीटेक करनी थी वहां पे, तो आपने इंजीनियरिंग कर रखी थी फर्स्ट ईयर में।
तो ठीक है, अप्लाई कर दो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। अब बच्चा कहता है सर मैं तो 1 साल यहाँ पढ़ लिया हूँ, मैं तो ये सोच के पढ़ा था कि 13 साल की एजुकेशन कर लूंगा और मैं जब नहीं निकल जाऊंगा। बच्चे बेचारे को क्या पता कि भैया 13 साल तुमने कर तो लिया है, तुम अप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिकल में देखते हो 90% बच्चों को अपना डिजायर कोर्स मार्च में मिलता ही नहीं है, तो सितंबर में अप्लाई करते हैं, तब तक 2 साल पूरे हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब अप्लाई करा और अगर एडमिशन नहीं आया तो भाई साहब 2 साल आप यहाँ रह गए और आपका एडमिशन तब भी नहीं हुआ। सो इसमें कई बच्चों का ना एक क्वेश्चन आता है, मतलब 13th ईयर स्टूडेंट्स जो होते हैं, इनका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर फर्स्ट ईयर कंप्लीट या तो होने वाला है या हो चुका है। सो आप मार्च में, जैसे आपने बोला कि मार्च इनटेक टारगेट रहता है नेक्स्ट, सो फिर हम यहाँ से भी स्टडीज़ छोड़ दें इंडिया से, क्योंकि मेरा तो 1 साल कंप्लीट हो गया, मेरे पास हाथ में मार्कशीट है, क्या मैं अप्लाई कर दूँ यहाँ से छोड़ के? क्योंकि फ़ीस तो मुझे इधर भी देनी है, चाहे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं एलपीयू से पढ़ रहा हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रहा हूँ, फ़ीस तो वहाँ भी देनी है। जितनी ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा ही मेरा खर्चा होने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब इस चीज़ में बच्चे को द बेस्ट एडवाइस वन कैन गिव। आप कह रहे हो जी कि मैं मार्च में जर्मनी जाने की प्लानिंग कर चुका हूँ, पर जर्मनी पहुंचे तो नहीं हो ना तुम। तुम तो सितंबर 2026 में 25 के स्टूडेंट 26 में सिर्फ 1 साल करके बैठे हुए हो। रियलिटी चेक करते ना, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अब तुमने अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर दी, पहले तो ये चेक कर लो कि जिन कोर्सों में तुम्हें जाना है क्या वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। 90% स्टूडेंट तुम्हारा यहीं ड्रॉप कर जाएगा, उसको वो कोर्स दिखाई नहीं देंगे। आपने भी डायरेक्ट रोज चेक करते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि कितने कोर्स दिखाई दे रहे मार्च में। इक्के दुक्के तिक्के वैसे ही 2-3 कोर्स होते हैं, उनमें से भी एक ही चलता है मुश्किल से। तो वो गलती ना करो। जैसे ही फर्स्ट ईयर कर लिया है, इन बच्चों के लिए अब मैं स्विच करता हूँ कि अगर इन बच्चों के लिए कि वी विल गो बैक अगेन की जर्मन डॉट ले, जर्मन डॉट में आ जाओ। क्यों आ जाओ इसको हम डिस्कस कर लेंगे बात में, पर इसका आंसर ये है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर इंडिया से कर लिया है, 13 ईयर कर चुके हो, जर्मन टॉट में आ जाओ, 1 साल लैंग्वेज को दे दो जर्मनी में और सीधा घुस जाओ बैचलर में, क्योंकि 13 साल तुम कर चुके हो। राइट। उससे बढ़िया कोई आंसर नहीं है। इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं। बैक टू अगेन क्वेश्चन कि भाई इंग्लिश टॉट के अंदर कि 13 साल की एजुकेशन थी, तो 13 साल की एजुकेशन में सजेशन ये है, या तो आप इंडिया से बाहर फर्स्ट ईयर कर लो 1 साल, पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया कहीं भी कर लो, ECTS 60 मिल जाएंगे। 60 ECTS लेके, अच्छा मजे की बात क्या है, ये आपको रिजल्ट मिलता है इंस्टेंटली। आपने करा सितंबर 2025 में आपने पढ़ाई शुरू कर ली, तो 26 में खत्म कर रहे हो, लेकिन जून के अंदर ही रिजल्ट आ जाता है वहां पे। इंडिया में यूरोप में ये तो फर्क है, यूरोप में आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया, वो तो ना कुछ 4 महीने वेट कराएंगे, तो जून में आपके मार्कशीट है, अप्लाई कर दो अक्टूबर इनटेक के लिए। राइट। तो फर्स्ट ईयर आपने यूरोप से करा, 60 ECTS से करा, 60 ECTS बिल्कुल 60 हैं, ये हम दोनों जानते हैं कि ECTS तो फॉलो करते हैं। तो और जून में आपके हाथ मार्कशीट आ गई है, अक्टूबर की आपकी इनटेक है और जून तक की डेडलाइन चल रही होती है, आप उस पर अप्लाई कर दो, आप फर्स्ट ईयर अपना एक्नॉलेज करवा लोगे, तो एक ही साल में आप ट्रांसफर भी ले लोगे। बिल्कुल। नेक्स्ट आता है कि बेसिकली आपने कहा जी कि मेरे को तो एक तो ऑप्शन ये थी, और तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम इंडिया से करके जाना इज नॉट रिकमेंडेबल एट ऑल। यू गो टू यूरोप, सस्ती कंट्री पकड़ लो, फाउंडेशन कोर्स को ज्यादा महंगा मत लो, अगर पैसे बचाने हैं तो ये ऐसे पैसे बचेंगे, ओके ऐसे बचा लो, 2-3-4 लाख रुपए का प्रोग्राम पकड़ लो यूरोपियन यूनियन में, और बहुत सारी कंट्री हैं, एस्टोनिया है, पोलैंड है, लिथुआनिया है, लाटविया है, दीज कंट्रीज गिविंग 1 ईयर, और इधर से हमने कई बच्चों को मूव करा है जर्मनी में पब्लिक में। ओके, सो बेसिकली आपका पॉइंट ये है कि अगर आपको एक चीपर ऑप्शन चाहिए, मतलब एक सॉर्ट ऑफ एन एंट्री फर्स्ट ईयर आपको करना है ECTS मैच करने के लिए, सो यू कैन गो टू दीज कंट्रीज एंड देन गो टू द पब्लिक यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, क्योंकि आपका शेंगन वीजा तो है ही। राइट। तो करना क्या है, जर्मन एम्बेसी जाना है, उनको अपने पेपर देने हैं और अपना वीजा अप्लाई कर देना है। जब वीजा अप्लाई करते हो तो ब्लॉक्ड अकाउंट तब भी दिखाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेपर कम हो जाएगा, पेपर तो एग्जैक्टली सेम है, पर मैं ये कह रहा हूँ जो बच्चा मेरा सितंबर में इसके हाथ में मार्कशीट आएगी, वो अक्टूबर में अप्लाई नहीं कर सकता सेम ईयर में 26 के अंदर। लेकिन मेरा यूरोप में पढ़ता हुआ बच्चा, लिथुआनिया जो भेजूंगा 2025 सितंबर जो बच्चा लिथुआनिया जा रहा है, वो लिथुआनिया पहुंचेगा और पहुंच के फर्स्ट ईयर अभी खत्म कर लेगा, सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर खत्म होगा जून में, और जून में खत्म करते ही फटाफट से अपने LOR लेके और अपनी मार्कशीट लेके पंच कर देगा एप्लीकेशन, और जून में आप अपनी पंच कर सकते हो अक्टूबर इनटेक के लिए, दैट्स इट, यू डन।
अपना प्लस आपके पास वीजा भी होगा Schengen। आपके शेंगन वीजा है, आपको जज नहीं किया जाएगा वीजा के ऊपर। भाई आपको टीआरसी कार्ड है ना, so you have a resident permit of European Union when you apply। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे भैया कितने लोग हैं जो अप्लाई करते होंगे, फिर तो एक गिनती के कुछ हैंडफुल लोग हैं। लिथुआनियंस डोंट नीड अ वीजा, एनी यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर कैन गो एंड लिव इन एनी कंट्री। तो एम्बेसी तो खाली पड़ी हुई है। जहां हम कहते हैं अपॉइंटमेंट चाहिए, आप आज अपॉइंटमेंट मांगो कल से अपॉइंटमेंट मिल जाती है आपको, खाली पड़ी है ना, क्योंकि अपॉइंटमेंट दे लेगा कौन? हु नीड्स एन अपॉइंटमेंट फॉर जर्मन एम्बेसी? हु? एनी नॉन यूरोपियन? हाउ मेनी नॉन यूरोपियंस आर मूविंग फ्रॉम लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया इनटू जर्मनी? वेरी फ्यू। तो खाली पड़ा हुआ है। राइट, बिकॉज आई गेस जो ये बाल्टिक नेशंस हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाल्टिक नेशंस में रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी लो भी रहती हैं रिगार्डिंग द एडमिशन क्राइटेरिया, प्लस द बजट जो लोगों का मेजर कंस्ट्रेंट रहता है। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, मैं बच्चे को नहीं बोल रहा हूँ कि आप हंगरी, फिनलैंड, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, लातविया जाओ पढ़ने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश नॉट पढ़ना है ना, फ्री में पढ़ना है ना, तो फर्स्ट ईयर पूरा कर ले। फर्स्ट ईयर इंडिया से मत कर बस। Okay. अगर फर्स्ट ईयर इंडिया से करोगे तो भी तुम बहुत डिले, और कितना डिले हो गए मैं प्रैक्टिकली दिखा चुका हूँ। Right. अगर मेरा एक भी पॉइंट गलत है तो मुझे बच्चा 1-2 समझा दे आके कि सर अब मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ा, मेरी फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट खत्म, एग्जाम होगा दिसंबर में, मेरी मार्कशीट आएगी मार्च तक, मेरा सेकेंड सेमेस्टर खत्म होगा जून में, मार्कशीट आएगी सितंबर तक, तो मेरे तो 1 साल पीछे हो गए ना। अब मैं जर्मन यूनिवर्सिटी में क्या अप्लाई करूं कि 12th प्लस 1 सेमेस्टर ही तो हूँ, तो एडमिशन कहाँ से मिल जाएगा? और फिर मैं मार्च में चला गया और मार्च में प्रोग्राम्स नहीं है। तो ये जो लूप है ना, ये बच्चा समझ नहीं पा रहा। बेसिकली इसमें एक क्राइटेरिया और भी है, अगर सपोजिंगली मतलब एक जो आपका पैरामीटर है कि जून में खत्म हुआ, सितंबर तक रिजल्ट आएगा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट कुछ यूनिवर्सिटीज के जो रिजल्ट्स होते हैं वो जुलाई एंड तक भी आ जाते हैं। हाँ। अब इसमें एक काउंटर क्वेश्चन बच्चा करता है, हाँ, ठीक कि है। सर मेरा तो जुलाई एंड में रिजल्ट है, हाथ में देखो मार्कशीट है दोनों सेमेस्टर्स की, हाँ। आप मेरा अक्टूबर कराओ। हाँ। बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज दैट द पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैव अ टेंटेटिव डेडलाइंस एब्सोल्युटली फॉर द एप्लीकेशंस। जो मेरी एप्लीकेशन जून में बंद हो गई है, जुलाई एंड के रिजल्ट का मैं करूंगा क्या? तो ऋत्विक यही तो प्रॉब्लम है। आई मीन व्हेन यू सेंड मी मैसेज, आपने मुझे परसों मैसेज भेजा था कि सर जर्मनी को खोलना है, पूरा तसल्ली से खोलना है, तो मैंने कहा बढ़िया है, ये कर देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम ना लोगों को ना रियलिटी नहीं पता। अब लोग कहते हैं जर्मन लैंग्वेज वहां जाकर सीख लेंगे। जर्मन लैंग्वेज सीख के C1, मेरा हमारा खुद का स्टूडेंट है, जर्मन लैंग्वेज सीख ली है, हमारे ख्याति एडमिशन मैनेजर, उनका ब्रदर है। इसी पॉडकास्ट पे बैठ के मैंने उससे अवन से बैठ के बातें करी हैं, आई बटन में डाल रहा हूँ, बच्चों को मैं बोल रहा हूँ देखो जरा एक बारी, ये बंदा C1 कर चुका है। और जब मेरे को मिला 1 साल पहले, तो मैंने कहा भाई तो सर इंग्लिश डॉट पे जाऊंगा। क्यों भाई? IELTS 8 बैंड है, 80% मार्क्स हैं, इंग्लिश डॉट अप्लाई करा इसने, इसके रिफ्यूजल्स आए, खुद बोल रहा है। बच्चे ने पूरी सोच समझाई अपनी बैठ के, लेकिन जर्मन डॉट पर नहीं जाऊंगा। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अरे भाई तुम तो C1 कर चुके हो, क्यों नहीं आ रहा? राइट, कह रहे सर कर तो लिया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड में गया जर्मन डॉट में ही, क्योंकि उसका इंग्लिश डॉट पर नहीं आया था, फिर बाद में आ गया था कहीं से मेरे ख्याल से, बट वो कहता मैं जर्मन डॉट चला गया बैठ के में। तो वो ही कह रहा है कि भाई C1 करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ही इज अ वेरी सीरियस गाय, एक बच्चे तो मजे मजे में कर लेते हैं, बड़ा डेडिकेट बच्चा था वो, उसको पता मुझे क्या करना है मैकेनिकल में, एंड ही डिड इट। बट देन इवेंचुअली ही अंडरस्टूड कि भाई जाना तो जर्मन डॉट पे ही पड़ेगा। इवेंचुअली अगर आपने पढ़ाई खत्म कर ली, तो इससे मॉरल स्टोरी ये आता है, जर्मन लैंग्वेज इंडिया में आप जितना मर्जी पढ़ लो, आप प्रो नहीं बन सकते। अगर आप प्रो नहीं बन सकते हो तो आप नौकरी कैसे करोगे? इसको हम डिस्कस करेंगे जर्मन डॉट में। तो इंग्लिश डॉट पर क्लियर हो गया हमारे पास कि एक ऑप्शन तो ये हो गई कि बच्चा बेसिकली 13th ईयर जो है वो इंडिया से कर ले और क्वेश्चन मार्क लेके बैठ जाए हमारे साथ, और हम अप्लाई कर देंगे और 2 साल की गैप लेके चले। और 2 साल के बाद भी अगर तुम 12th में घुसते हो, ये सोचे घुस रहे हो कि भाई मैं 1 साल LPU से कर लेता हूँ फिर सेकेंड ईयर में चल जाऊंगा, तो यहाँ मैंने आपको लगा दिया फुल स्टॉप। इसको तो करो मत, छोड़ दो। तुम या तो यूरोप मत जाओ या तुम इंडिया में पढ़ाई कर लो, पर ये मत सोचो कि ऐसे होगा। सेकेंड चीज में आते हैं, आपने कहा जी मुझे इंग्लिश डॉट ही करना है, जर्मनी से करना है, 12th की बात करना है, मुझे ये यहाँ दूसरी कंट्री में नहीं जाना, तो FH चाकन में आ जाओ। बढ़िया यूनिवर्सिटी है, फ्रेशमैन प्रोग्राम देती है, और आज से नहीं दे रही है, कम से कम जहां तक मुझे याद आता है 17-15 साल तो मुझे हो गए करते हुए। I believe it's like around 2000 or early 2000s. Absolutely. Yeah. So basically sir, I believe अभी freshman year program के लिए हमारे पास और स्कोप है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहेंगे इसके लिए।
बिकॉज ऑफ द मल्टीपल प्रोग्राम्स। तो मैं आज थोड़ा स्पॉट शॉट करूँगा ताकि मैं इसके लिए एक प्रॉपर एक फ्रेश वीडियो आपके साथ डिस्कशन पे बना पाऊँ और हम स्टूडेंट्स को इन डिटेल समझा पाएँ कि एफ एच आकर में एग्जैक्टली क्या होता है या उसमें कैसे जा सकते हैं। सो आज के लिए आई विल ट्राई टू रैप इट अप एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.